Hello everyone, this is Sonia Sehrawat and welcome back to your on YouTube channel Sehrawat Classes। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। So guys, in the previous videos we have started a previous year question paper, that is UP PGT Biology 2013. In our previous videos we have completed two parts of this paper and now in this session we will continue this paper from the question number 41. Question number 41, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या है? हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन मैन एंड मंकीज, सेकंड कैट एंड कैमल, थर्ड लायन एंड टाइगर एंड फोर्थ इज जिराफ एंड हॉर्स। हमें बताना है कि हीमोकोरियल प्लेसेंटा इनमें से किस में होती है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या है बेटा? प्लेसेंटा मैं बहुत बार जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराती हूँ तो आपको बताती हूँ कि प्लेसेंटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेसेंटा के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। यहाँ पर हीमोकोरियल जो है वो किस बेसिस पर पूछा है कि जो प्लेसेंटा होता है ना बेटा, दिस इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन मदर मैटरनल बॉडी एंड फीटस। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या कर रहा है, जो एक्सचेंज कराता है गैसेस का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट का एंड न्यूट्रिएंट्स का। मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स फीटस तक ले जाना, नाइट्रोजनस वेस्ट को फीटस की बॉडी से मदर की बॉडी तक पहुंचाना। सो ये जो कनेक्शन है ये प्लेसेंटा है, कनेक्टिव टिश्यू है ये प्लेसेंटा है। और ये प्लेसेंटा जो है वो दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बनती है, मैटरनल बॉडी से भी और फीटस से भी। फीटस के भी ट्रोफो एक्टोडर्म होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। और ऐसे ही मदर की भी होती हैं। इसका जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस, मदर की जो यूट्रस वाला पार्ट है, यूट्रस में जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सो जो एंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लाइनिंग, वो उसकी एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, ऐसे 6 लेयर होती है। तो कितनी लेयर किस में इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटा होती है। तो इन्होंने पूछा है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है। सो हीमोकोरियल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्राइमेटा ऑर्डर का। प्राइमेटा ऑर्डर या प्राइमेट्स कहिए। प्राइमेट्स में कौन आता है? मैन एंड मंकीज। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्राइमेट्स का या फिर कहिए मैन एंड मंकीज का। यहाँ पर क्या होता है? मैटरनल ब्लड कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फीटल कोरियोनिक विलाई। जो फीटस की कोरियोनिक विलाई हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है मैटरनल ब्लड, जिससे क्या होता है वो फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मींस यहाँ पर बहुत क्लोज होते हैं वो दोनों। मैटरनल ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है किसके? फीटस की जो कोरियोनिक विलाई हैं, फीटस की जो कोरियोनिक विलाई है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मैटरनल ब्लड रहता है। मींस कम से कम टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने में, प्लेसेंटा को, और बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहते हैं दोनों, जिसकी वजह से एफिशिएंट एक्सचेंज होता है गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का। सो करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए, मैन एंड मंकीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीकोडोन अकर्स इन। एंटीकोडोन किस में पाया जाता है, कहाँ पर होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसफर, मैसेंजर एंड राइबोसोमल आरएनए। एंड डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड्स। दोनों क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड्स हैं विच आर फाउंड इन आवर सेल। और डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। कुछ वायरस को छोड़कर डीएनए ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। और आरएनए जो है हमारा वो पूरी मशीनरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है बेटा वो किस तरह से होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सुटेबल है? डीएनए है। और डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है किसके पास? आरएनए के पास। और आरएनए से वो फिर जाती है किसमें? प्रोटीन बनने के लिए। तो डीएनए के पास, डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बन रहा है? डीएनए बन रहा है। और हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। शुगर, पेंटोज शुगर जिसको राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, एंड उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप,
और फास्फोरिक एसिड कह लीजिए, और नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। ये डीएनए की स्ट्रक्चर की बेसिक सी बातें हैं जो आपको भी पता होंगी। सो ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, इनकी बेस पेयरिंग होती है। ये एक नाइट्रोजनस बेस इधर है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर यहाँ होता है। यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर डबल और यहाँ पर ट्रिपल, ऐसे बॉन्ड बना के रखते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है बेटा, ये डीएनए के ऊपर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इन्हीं का सीक्वेंस ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बनाता है। मीन्स आपकी आंखों का कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, हाइट क्या होगी, सारा खेल किस चीज़ का है, नाइट्रोजनस बेसिस से बनने वाले सीक्वेंस का। ये तीन मिलकर हमारा कोडोन बनाते हैं, और वो कोडोन जो है वो कोड करते हैं किसके लिए, ये कोडोन अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। अब डीएनए के पास जो ये कोड, हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए, तो डीएनए से जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाती है तो आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है। इन दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए पर है वो कॉपी हो जाएगी यहाँ आरएनए में। उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ आरएनए में आएंगे और आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा। ये आरएनए हमारा क्या होगा, मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर डीएनए था, डीएनए से इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में कोड हो गई। मैसेंजर आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब जो ये मैसेंजर आरएनए है ना बेटा, इसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी नाइट्रोजनस बेसिस की फॉर्म में है ऐसे। तो जो नाइट्रोजन बेसिस है वो यहाँ पर कोडोन बनाते हैं, डीएनए पर नहीं बनते वो। डीएनए पर तो एक नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ है डीएनए पर, उसी के अकॉर्डिंग आरएनए पर आ जाता है। डिफरेंस बस इतना होता है, थाइमिन के प्लेस पर आरएनए में यूरेसिल होता है, बाकी सारे नाइट्रोजनस बेस वही होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट यहाँ मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, अब इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की फॉर्म में आनी है, और प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड एक है बनना है सपोज, तो अमाइनो एसिड कितने होते हैं टोटल हमारी बॉडी में, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 4 ही हैं। तो उससे कॉन्सेप्ट आया किसका, कोडोन का। तीन हमारे नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके कोडोन बनता है, और वो कोडोन कोड करता है किसी एक अमाइनो एसिड्स के लिए। तो इस तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं, और अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बन जाती है, हमारी प्रोटीन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड बनता है या फिर प्रोटीन बनती है। और ऐसे हमारा हर कैरेक्टर कंट्रोल होता है किसी प्रोटीन से। सो इस प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए का तो हमें समझ में आया, डीएनए से इन्फॉर्मेशन कोड हुई किस में, मैसेंजर आरएनए में। अब जो ये मैसेंजर आरएनए है बेटा, ये बाइंड होता है किससे, राइबोसोम से। और यहाँ पर पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, ट्रांसफर आरएनए का रोल और राइबोसोमल आरएनए का रोल यहाँ आता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए में इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना, और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्म में बनना, कोड होना, उसको फिर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में किस किस की नीड होती है, ट्रांसफर आरएनए की भी, राइबोसोमल आरएनए की भी, और मैसेंजर आरएनए की भी। डीएनए से तो बन के आया ही है मैसेंजर आरएनए। अब ये आरएनए मिलकर फिर प्रोटीन बनवाते हैं, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है। उन अमाइनो एसिड्स को लाना, कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, वो काम होता है किसका, ट्रांसफर आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए लेकर आता है, और ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है बेटा, यहाँ पर कितने लूप होते हैं और कितनी आर्म होती है, 4 आर्म होती हैं और 3 लूप होते हैं ये। और ये एक हमारे पास क्या रहता है, लंप रहता है, यहाँ पर वेरिएबल लूप होता है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ मॉडल है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की। इसमें यहाँ पर ये जो लूप है बेटा, इनको नाम दिए गए हैं। ये वाला जो है ये डी लूप, ये एंटीकोडोन लूप, और ये टी लूप या टी साई सी लूप भी बोलते हैं इसको, टी साई सी। आगे हम मतलब समझाएंगे इसको डी क्यों बोल रहे हैं, इसको टी साई सी क्यों बोल रहे हैं। और ये एंटीकोडोन, क्वेश्चन में हमारे एंटीकोडोन की बात है, हमने पूरी आपको चीज़ें समझाई हैं, बट एंटीकोडोन की बात करें, क्वेश्चन में एंटीकोडोन पूछा है, तो एंटीकोडोन किसके ऊपर होता है, ट्रांसफर आरएनए के। ये जो मैसेंजर आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडोन है, इस कोडोन को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लेकर आना, ये किसका काम है, ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए जब आएगा ना, वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, कि कौन सी अमाइनो एसिड आएगी, वो यहाँ पर इसका ये एंड होता है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और 3 प्राइम एंड जो है यहाँ पर CCA सीक्वेंस होता है, CCA, साइटोसिन और एडिनिन। और यहाँ पर आकर बेटा क्या जुड़ती है, अमाइनो एसिड। तो कौन सी अमाइनो एसिड आएगी वो डिपेंड करेगा इस एंटीकोडोन पे। और एंटीकोडोन क्या होगा, कौन से एंटीकोडोन वाला यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए आएगा वो डिपेंड करेगा इस कोडोन पर।
इस कोडोन को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लेके आना इस एंटी कोडोन का काम है। और ये एंटी कोडोन लूप किसका पार्ट है? ट्रांसफर आरएनए का पार्ट है। सो क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के यहाँ इस लूप को हम एंटी कोडोन लूप बोलते हैं, एंटी कोडोन आर्म बोलते हैं। और यहाँ पर किसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन होता है? जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन है उनका कॉम्प्लीमेंट्री। इस कोडोन को रीड करेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री जिसके पास होगा एंटी कोडोन। अगला फिर कोई और ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसके पास इस वाले कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहाँ पर एंटी कोडोन, और उसी के अकॉर्डिंग वो अमाइनो एसिड लेकर आते हैं। एक बार और इस स्ट्रक्चर को डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पर हमने बताया एक क्या है, डी लूप है। ये जो डी लूप होता है बेटा या डी आर्म जो होती है ये क्या है, क्यों बोलते हैं डी इसको? बिकॉज दिस इज मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये है क्या? ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये ट्रांसफर आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए को ही अगर मैं इस तरह से इस लूप और आर्म्स की फॉर्म में ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो ये एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और वैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए। सो इसमें जो ये डी यहाँ पर क्या होंगे, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस होंगे ना यहाँ पर। तो जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इस वाले डी लूप में, यहाँ पर कौन कौन सा होता है? मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन। डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है ये, इसलिए इसको डी आर्म या डी लूप बोलते हैं। ये फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है करेक्ट अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से यहाँ पर जोड़ने के लिए। कौन सा अमाइनो एसिड आकर जुड़ेगा वो एंटीकोडोन पे डिपेंड करता है। तो ये एक एंजाइम जोड़ता है उसको, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है ये डी लूप। डी लूप किसके लिए रिकॉग्निशन साइट है? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम के लिए। और ये एंजाइम क्या काम करता है? करेक्ट अमाइनो एसिड को यहाँ पर अटैच करने का काम करता है। अब बात करते हैं टी लूप या टी साई सी लूप की। ये क्या है बेटा? टी आर्म या टी साई सी क्यों बोल रहे हैं इसको? ये मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड थाइमीन और सूडोयूरिडीन और साइटोसिन है। थाइमीन, सूडोयूरिडीन और साइटोसिन, इसलिए इसको टी साई सी लूप बोल रहे हैं। इसका क्या काम है? ये बाइंड करवाता है किससे? ट्रांसफर आरएनए किससे बाइंड होगा? राइबोसोम से बाइंड होगा ना। मैंने बोला दिस इज मैसेंजर आरएनए जो कि इन्फॉर्मेशन डीएनए से लाया है, एंड दीज आर राइबोसोमल आरएनए से बना। ये हमारा क्या? राइबोसोम। तो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम से भी तो अटैच होगा ना, उससे अटैच करने के लिए कौन सा लूप काम करता है? टी लूप या टी आर्म काम करती है हमारी। ये बाइंड कराता है राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में, इंश्योर करता है कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपना अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड बन रही है ना, अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बन रही है? पॉलीपेप्टाइड, उसको क्या करता रहे? डिलीवर करता रहे अमाइनो एसिड। पहले राइबोसोम से अटैच होगा तभी तो अमाइनो एसिड देगा ना। तो ये क्या करवाता है? ये राइबोसोम से अटैच करने का काम करता है। ये एंटीकोडोन है तो मैसेंजर आरएनए पर कोड रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाता है। ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है। और ये डी आर्म है या डी लूप है जो रिकॉग्नाइज करता है किसको? अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमल सिस्टम, बोथ द अबव या नन ऑफ द अबव? देखिए आंसर जो होगा बेटा यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा करेक्ट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बट कुछ में हीमल सिस्टम भी होता है, हीमल सिस्टम। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या बोला है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है, यूनिक फीचर बताना है। तो यूनिक फीचर इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही होता है। ये क्या है बेटा? एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जो वाइटल रोल प्ले करता है लोकोमोशन में, फूड गैदरिंग में, गैस एक्सचेंज में। मीन्स इनकी बॉडी में ऐसे कैनाल्स का नेटवर्क होता है जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, हम आपको फिगर में भी शो कर देंगे। ये जो कैनाल्स होती हैं लाइक मेड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, ट्यूब फिट, ये पूरी बॉडी में एक्सटेंड रहता है। ये नेटवर्क पानी से, सी वाटर से भरा हुआ कैनाल्स होती हैं जो पूरी बॉडी में एक्सटेंड रहती है। और जो क्या काम करती है? उस पानी से जो गैस आ रही है, गैसेस को लेना, उसमें अपनी वेस्ट गैस जो है उसको निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ऑक्सीजन लेना, लोकोमोशन में हेल्प करना, और फूड भी उसी से गैदरिंग, उस सी वाटर से फूड गैदरिंग भी करते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ ये हाइड्रोलिक सिस्टम, वाटर से मूव करने वाला, वाटर से काम करने वाला जो कैनाल्स का सिस्टम है बॉडी में, उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं।
So correct answer here will be option A, water vascular system. Next question is, the sphere of living matter found on the surface of earth comprises. जो लिविंग मैटर का स्फीयर है हमारी अर्थ की सरफेस पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? बायोस्फीयर. क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? लिविंग मैटर का स्फीयर मीन्स सारा लिविंग मैटर, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी अर्थ की सरफेस पर. अर्थ की सरफेस पर क्या क्या है? लिथोस्फीयर भी है. लिथोस्फीयर मीन्स अर्थ वाला, जो हमारा लैंड वाला एरिया है. हाइड्रोस्फीयर मीन्स जो अर्थ की सरफेस पर क्या क्या है हमारा, लैंड के अलावा वाटर बॉडीज भी है ना, एक्वेटिक सिस्टम जो है. एटमॉस्फेयर यानी कि ऊपर जो एयर वाला मैटर है हमारा, तो यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस लैंड पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वाटर या एक्वेटिक बॉडीज में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बायोस्फीयर. अगर कोई पूछे कि लैंड पर जो लिविंग सिस्टम है या लिविंग मैटर है उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. एयर में जो है उसको एटमॉस्फेयर, और जो वाटर में है उसको हाइड्रोस्फीयर. बट तीनों को मिलाकर पूरा लिविंग जो है वो पूरा स्फीयर क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, वो पूरा मिलकर क्या बोलते हैं उसको? बायोस्फीयर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट करता है किस में? स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, आइलैंड पॉपुलेशन या मेंडेलियन पॉपुलेशन. बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में ऑपरेट करता है? जब भी हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ते हैं, आप देख सकते हो 12th की जो बुक है NCERT, वहाँ पर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का जिक्र है. और ये बात भी है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट इन स्मॉल पॉपुलेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है बेटा? रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन. किसी पॉपुलेशन में एलील्स की फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज अगर हो जाए कोई, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं. एलील फ्रीक्वेंसी से क्या मीनिंग है? सपोज एक हमारा गार्डन है और उसमें पी प्लांट है. पी प्लांट का हम हाइट का ही एलील ले लें अगर, तो कुछ प्लांट हमारे ये वाले एलील वाले हैं, ये जीनोटाइप वाले हैं, कुछ हमारे ये जीनोटाइप वाले हैं और कुछ ये जीनोटाइप. सपोज हमारे पास 50 प्लांट्स इस तरह के हैं और 20 प्लांट्स इस तरह के हैं और 20 प्लांट्स इस तरह के हैं. तो ये इनका क्या हो गया? एलील फ्रीक्वेंसी हो गई कि भाई हम कैपिटल टी देख लेते हैं. यहाँ पर 20 ये है, 20 इस तरह के प्लांट्स हैं, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से कैपिटल टी आधे ले लेंगे 25, और यहाँ से हम आधे यहाँ से ले लेंगे 20. सॉरी, यहाँ से नहीं लेंगे, कैपिटल टी सिर्फ यहाँ से और यहाँ से, और स्मॉल टी यहाँ से लेंगे और ये आधे यहाँ से ले लेंगे. तो टोटल फ्रीक्वेंसी एलील की निकल के आ जाएगी कैपिटल टी की कितनी है और स्मॉल टी की. अब सपोज क्या होता है कि कुछ प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी वाले इस पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएं, या किसी और पॉपुलेशन से कुछ प्लांट्स यहाँ पर, या एनिमल्स में ऐसा हो जाए, मूवमेंट हो जाए, या कुछ प्लांट्स पेस्टिसाइड या कुछ भी यूज़ करने की वजह से ख़त्म हो जाए. यहाँ से एनिमल मूव कर सकता है, प्लांट मूव तो नहीं करेगा, बट पेस्टिसाइड का यूज़ करने से या कोई और रीज़न की वजह से ये प्लांट कुछ ख़त्म हो जाए, तो एलील्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ना. तो एलील्स की जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में वर्क करता है. यहाँ पर आंसर जो होगा बेटा स्मॉल पॉपुलेशन. ऐसा क्यों? बिकॉज जो चांस इवेंट्स होती हैं, चांस इवेंट्स यही है कि भाई किसी एनिमल ने, किसी बड़े एनिमल ने पैर रख दिया, ये कुछ प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ के. तो चांस इवेंट्स का ग्रेटर इम्पैक्ट जो होता है वो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी पर किसी स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है, छोटी पॉपुलेशन में. बिकॉज अगर कोई बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर अगर रिमूवल और फिक्सेशन होता है एलील का, तो लार्ज पॉपुलेशन में वो क्या होगा? रैंडम इवेंट्स जो से होने वाला जो चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में एलील की, वो डाइल्यूट हो जाएगा बाय द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. अगर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है तो छोटे मोटे चेंज अगर उसकी एलील की फ्रीक्वेंसी में होंगे वो डाइल्यूट हो जाते हैं. ज़्यादा डिफरेंस किस में देखने को मिलेगा? स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, ना कि लार्ज पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूरोकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा या फिर ऑल ऑफ द अबव. आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा हमारा? यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेट्स भी हम जिसको बोलते हैं. मे बी इसी क्वेश्चन पेपर में हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था. यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं? इनके पास एक ट्यूनिक लाइक गर्ल्स की स्कर्ट के लाइक स्ट्रक्चर बॉडी में होती है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं. और ये अकेला ग्रुप है जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मिलता है. ये होता क्या है बेटा? रेट्रो वर्ड जहाँ आ जाए समझाइए, इसका मतलब है रिवर्स, उल्टा. और प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेस करना, कुछ एडवांस की तरफ जाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना फीचर्स का. रेट्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? उल्टा जाना, रिवर्स जाना.
कुछ एडवांसमेंट ना होके कुछ कम होना चीज़ें, या फिर सिंपलर की तरफ जाना। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वल फॉर्म होती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स उनकी लाइफ साइकिल में लार्वल फॉर्म आती है, और अडल्ट बनने को, लार्वल फॉर्म से, लार्वल स्टेजेस से अडल्ट बनने को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैसा होगा कि जब लार्वल स्टेज में कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो और वो हमें अडल्ट में देखने को ना मिले। जनरली क्या होता है, लार्वा में नहीं होता है, अडल्ट में होता है, बट यहाँ पर उल्टा होता है। लार्वल स्टेज में ज़्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं अडल्ट की कंपैरिजन में, बिकॉज इनका जो टेडपोल होता है उसके पास नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। इनके लार्वल स्टेज में क्या होता है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड होती है, बट अडल्ट स्टेज में ये उसको क्या कर देते हैं, लोस्ट कर देते हैं। सो ये किस तरह का मेटामॉर्फोसिस हुआ? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एंड किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पर यूरोकोर्डेटा में? सेसाइल होते हैं, सैक लाइक ऑर्गेनिज्म, बोरे के जैसे, थैले के जैसे ऑर्गेनिज्म, और मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो इनमें क्या देखने को, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा किस में होता है, किसकी लाइफ साइकिल में होता है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? लीवर फ्लूक, एस्केरिस, टेपवर्म एंड प्लेनेरिया। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस्केरिस हो जाएगा। एस्केरिस क्या है बेटा? एक एंडोपैरासिटिक निमेटोड है। निमेटोडा तो आप समझते हैं ना, राउंड वर्म होते हैं, और एंडोपैरासिटिक है मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उन्हें हार्म करता है, और मोनोजेनेटिक है मीन्स इनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, और वो भी मैन होता है। इसका जो लार्वा होता है उसको रैबिडिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। और बाकी के अगर हम देखें बाकी ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है, लीवर फ्लूक है, इसका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, क्या होता है? मिरेसीडियम और सर्केरिया। मिरेसीडियम और सर्केरिया, इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, एमएल। एमएल मीन्स हमको छुट्टी चाहिए, भाई बच्चे को छुट्टी देनी है, हम टीचर है, एमएल देनी है या हमें छुट्टी लेनी है। इसके बाद टेप वर्म है, सिस्टी सर्कस। टेप वर्म का क्या है? सिस्टी सर्कस। इसको कैसे याद रखेंगे? अब प्लेसेंटा के बाद आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार इसको नोट कराती हूँ, लार्वल फॉर्म। यूपी पीजीटी टीजीटी में बहुत बार लार्वल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबके आपको लार्वल फॉर्म याद रखने हैं। ट्रिक बना लीजिए अपनी कुछ भी, जैसे इसके हम बना लेंगे क्या, टीसी। हमने बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया, बच्चा स्कूल से जा रहा है दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं? टीसी देते हैं। टीसी, टेपवर्म सिस्टी सर्कस, टेपवर्म सिस्टी सर्कस। एंड प्लेनेरिया का क्या होता है? क्रिप्टिक लार्वा। प्लेनेरिया का क्या होता है? क्रिप्टिक लार्वा होता है। और ये जो हम रैबिडिफॉर्म लार्वा है इसकी बात करें, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, और एक प्रोमिनेंट बकल कैविटी होती है इसके पास, एंड 10 to 14 डेज का लार्वा होता है ये। सो बात करें तो हमारे पास 3 लार्वा के नाम याद हो गए, 4 सॉरी। रैबिडिफॉर्म लार्वा किसका है? एस्केरिस का। लीवर फ्लूक का क्या है? मिरेसीडियम और सर्केरिया। और टेपवर्म का क्या है? सिस्टी सर्कस। और प्लेनेरिया का क्या है? क्रिप्टिक लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2, 3 और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन है, बट कैसा प्रोटोजोन है? पैरासिटिक है, पैरासिटिक अमीबा है ये। पैरासिटिक मीन्स ये अमीबिएसिस एक डिसीज होती है बेटा, वो करता है अमीबिएसिस, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, अमीबिक पेचेस बोलते हैं इसको। तो इसके पास अब बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है बेटा, ये क्या काम करती हैं? इनका फंक्शन होता है, प्रोटोजोन्स में अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो इनका काम होता है कि ये आउटर एनवायरनमेंट के साथ क्या बनाए रखें, वाटर का और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बैलेंस बना के रखे, प्रॉपर ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना इनका फंक्शन होता है। तो ये क्या करती हैं? एक्सेस वाटर को एक्सपेल करती हैं, सेल से बाहर निकाल देती हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए। मींस पानी का और सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस बनाए रखने के लिए ये होती हैं। बट जो अमीबा होता है उसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, लेकिन इसके पास नहीं होती। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये रहता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, इसको ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश वाटर अमीबा होते हैं उनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की नीड होती है एक्सेस वाटर और इस ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। बट ये क्या करता है? आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है ह्यूमन की कोलन में, इंटेस्टाइन में आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, इसको नीड ही नहीं है वाटर इनटेक को रेगुलेट करने की, इसलिए इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी डी ऑप्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। Now the next question is
विच वन इज डीएनए नाइट्रोजनस बेस विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, और ऐसे नहीं कि एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही हमें लगता है, बहुत बार क्वेश्चन को पढ़ते ही हम समझते हैं बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इजीली आंसर कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की हर लाइन हर वर्ड को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, तब आंसर करना है। मीन्स कभी कभी हम देखते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर देख लिया भाई, डीएनए पे ध्यान नहीं दिया, नाइट्रोजनस बेस तो ये सारे ही है ना हमारे, यूरेसिल, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, बट डीएनए पूछा है। तो पहली बात तो आप समझिए, नाइट्रोजनस बेस इसकी दो कैटेगरी होती है, एक प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज पिरिमिडिन। जो प्यूरिन है बेटा, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। प्यूरिन क्या होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें एक 5 कार्बन रिंग होती है और एक 6 कार्बन रिंग होती है। जो 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन कह रही हूँ सॉरी, मेंबर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी होते हैं कार्बन के अलावा। 6 मेंबर्ड रिंग को पिरिमिडीन बोलते हैं, और जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। दिस इज पिरिमिडीन रिंग एंड दिस इज इमिडाजोल रिंग। पिरिमिडीन में क्या होता है? सिंगल रिंग होती है, और प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंदर कौन आता है? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। इसको मैं ऐसे बच्चों को लर्न कराती हूँ, आप लोग भी किसी भी तरह अगर कन्फ्यूज़न होता है, पहली बात तो आपको ये क्लियर होगा, बट अगर कन्फ्यूज़न है तो एजी कट, वाइफ कह रही है हस्बैंड को एजी कट कर दीजिए, सब्जी कट कर दीजिए या कुछ भी कट कर दीजिए। तो एजी मीन्स प्यूरिन और कट यानी कि पिरिमिडीन। तो एजी में एडेनिन और ग्वानिन, इन्होंने क्या पूछा है? ये तो डबल रिंग हो गए, तो ग्वानिन तो यहाँ पर नहीं होगा, एडेनिन भी नहीं होगा, बचा हमारे पास क्या? यूरेसिल और थाइमीन। यूरेसिल और थाइमीन दोनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, बट क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए। इसने पूछा है डीएनए का, तो यूरेसिल तो केवल किस में मिलता है? आरएनए में, और थाइमीन किस में होता है? डीएनए में। सो करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी थाइमीन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। ध्यान देना है कि सिंगल रिंग देखते ही आंसर नहीं कर देना है, हमें देखना है डीएनए पूछा है भाई, डीएनए में क्या होता है? थाइमीन होता है, ना कि यूरेसिल। अगर यहीं पर आरएनए होता है तो आंसर व्हाट विल बी आंसर देयर? वहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, बिकॉज थाइमीन के प्लेस पर आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट। लीच के जो सकर्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? एंटीरियर एंड पर बॉडी के, पोस्टीरियर एंड पर, ऑल ओवर द बॉडी, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड पर। करेक्ट आंसर विल बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। जो एंटीरियर सकर होते हैं बेटा वो स्मॉलर होते हैं और हेल्प करते हैं लीच की होस्ट से अटैच होने में। लीच आप जानते हैं ना, हिरुडिनेरिया, ये हमारा किसका? एनिलिडा फाइलम का मेंबर है, और एक क्या होता है? पैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, ब्लड सक करता है किसी भी होस्ट के ऊपर, अपनी बॉडी को अटैच कर लेता है और ब्लड सक करता है। तो होस्ट से अटैच होने के लिए इसके सकर, इसके क्या है? अपेंडेजेस हैं जो इसको बॉडी किससे? होस्ट की बॉडी से अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं, और लोकोमोशन और अटैचमेंट दोनों में हेल्प करते हैं इसके पोस्टीरियर सकर। जो पोस्टीरियर सकर होते हैं वो लार्जर होते हैं और लोकोमोशन और अटैचमेंट में हेल्प करते हैं दोनों में, और एंटीरियर केवल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और छोटे होते हैं, बट होते दोनों जगह, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड दोनों एंड पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज। घड़ियाल का साइंटिफिक नेम बताइए क्या है? लर्निंग वाला क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ा है तो इतना, ये बहुत कॉमन सा है, ये इसका आंसर आप कर दोगे इजीली। नाजा बंगेरस, हेमीडेक्टाइलस फ्लेविवर्डिस, और ये गैवियलिस गंगेटिकस और रेकोफोरस मैक्यूलेटस। करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, गैवियलिस गंगेटिकस। मैं तो इसको ऐसे याद रखती हूँ गंगा से, गंगा रिवर में हमारी क्या है? घड़ियाल है। गंगा घड़ियाल दोनों सेम से बन रहा है, और गैवियलिस भी जी से ही बन रहा है, तो गैवियलिस गंगेटिकस घड़ियाल का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाई। मिल्क जो है वो कर्ड में किससे चेंज होती है? दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। एसिटोबैक्टर एसिटाई, बेसिलस मेगाथीरियम, जेंथोमोनास सिट्री, और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइज? यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव। व्हाई? बिकॉज मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इन दीज ऑप्शंस देयर इज नो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ पर नाम ही नहीं है लैक्टोबैसिलस का, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? जो मिल्क में शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उसको फर्मेंटेशन करता है उसका, और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे मिल्क कर्डल हो जाता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलेंगे इसको। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए, जो प्रोबायोटिक होते हैं, इसलिए दही को प्रोबायोटिक फूड भी बोला जाता है। ये हमने किसी और क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था।
इसके अलावा एसिटोबैक्टर एसिटाई है, ये एसिटिक एसिड बनाने में यूज़ होते हैं, बैक्टीरिया हैं ये भी, और विनेगर में यूज़ होता है एसिटिक एसिड। एंड आफ्टर दैट हमारा क्या है, बैसिलस मेगाथीरियम है, ये एक प्रोबायोटिक है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये भी, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बट कर्ड में इसका कोई रोल नहीं होता है। और इसका फंक्शन और क्या है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर भी होता है। इसके बाद है हमारा जेंथोमोनास सिट्री, ये क्या करता है, सिट्रस कैंकर, आप बहुत कॉमन सी डिसीज है, हम पढ़ते हैं सिट्रस प्लांट्स में, जो कटे फ्रूट वाले नींबू संतरा ये वाले प्लांट्स होते हैं, इनमें सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज करता है जेंथोमोनास सिट्री। और ब्लैक रोट और इसके अलावा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ये डिसीज कोज करता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, स्मॉलेस्ट टेपवर्म इनमें से कौन सा है, टीनिया, मोनेजिया, इकाइनोकोकस एंड कोटुग्निया। तो यहाँ आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस हमारा, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस पूरा नाम है इसका। इकाइनोकोकस सबसे छोटा टेपवर्म है। टीनिया और मोनेजिया की अगर हम बात करें, ये कैसे हैं, लार्ज होते हैं साइज में, और डिसीज भी करते हैं बेटा टेपवर्म या टीनिया। क्या डिसीज करता है, टीनियसिस। टेपवर्म क्या डिसीज करता है, टीनियसिस या सिस्टिसर्कोसिस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होते हैं ये आप और याद रखेंगे इसके बारे में। टीनियसिस या सिस्टिसर्कोसिस इंटेस्टिनल इन्फेक्शन टेपवर्म से होती है, और सबसे छोटा इनमें क्या है, इकाइनोकोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शोज, एक इकोलॉजिकल पिरामिड की जो टिप है वो किसको शो करती है। इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पिरामिड हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इजी भी है। पिरामिड क्या होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर और एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनर्जी लेवल एट द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। किसी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, सपोज ये फॉरेस्ट है या कोई पोंड है, उस इकोसिस्टम में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं ना। ट्रॉफिक लेवल मीन्स पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, जो प्लांट्स आते हैं इसमें ग्रीन, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, और कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मीन्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स ऐसे होते हैं कि भी प्लांट्स को खाया, डियर ने डियर को खाया, लायन ने ऐसे, या फिर प्लांट्स को खाया ग्रासोफर ने, ग्रासोफर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने। तो ऐसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स जो प्लांट को डायरेक्ट खा रहे हैं, जो उस हर्बीवोर्स को खा रहा है वो कार्निवोर्स, जो उस कार्निवोर्स को भी खा रहा है वो टॉप कार्निवोर्स। तो इनके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इनके बायोमास को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर इन लेवल्स पर एनर्जी कितनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए पिरामिड बनाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जिससे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। ये 3 तरह के होंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में ये भी था कि कौन सा पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, बिकॉज एनर्जी हमेशा इस लेवल पर ज़्यादा होगी और ऊपर घटती जाएगी। बाकी पिरामिड्स उल्टे और सीधे दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर बात क्या पूछी है कि टिप पर हमेशा कौन होता है, तो वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज कार्निवोर्स। अगर टॉप कार्निवोर्स होता ऑप्शन में तो कार्निवोर्स भी नहीं लगाते, हम टॉप कार्निवोर्स लगाते। सबसे ऊपर हमें पता है कौन होता है, कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए पॉलीमरेज इज रिलेटेड विद, डीएनए पॉलीमरेज किससे रिलेटेड है, डीएनए डुप्लीकेशन, आरएनए डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाइस हमारा क्या, डीएनए डुप्लीकेशन, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज है, नाम से ही कुछ हमें समझ में आ रहा है। पॉलीमरेज होता है पॉलीमराइजेशन कराने वाला, डुप्लीकेशन क्या होता है, एक डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए की स्ट्रक्चर, क्या बनाना, 2 डीएनए बनाना। एक दोनों स्ट्रैंड पहले सेपरेट होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की प्रोसेस में दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, और दोनों पर फिर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है दूसरी, और इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाती है, और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम है, पॉलीमराइजेशन का काम है, ये किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। आरएनए डुप्लीकेशन आरएनए पॉलीमरेज कराएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज काम करता है मेनली। प्रोटीन सिंथेसिस में डिफरेंट एंजाइम काम करते हैं, बट डीएनए डुप्लीकेशन में डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक गैस जो होगी बेटा वो होगी कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड हेयर विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज ये क्या करती है, ये कम्पिटिटिव होती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हमारी जो हीमोग्लोबिन है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, इसके 3 दोस्त हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी सबसे अच्छी दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए तो बाकी दोनों का हाथ छोड़ देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी और ऑक्सीजन का भी। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, बट सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसके साथ बाइंड होने की है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया जाए तो ऑक्सीजन की को बाइंड करने की एफिशिएंसी या ट्रांसपोर्ट करने की एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी, जिससे अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में किसी इंसान को छोड़ दिया जाए जहाँ पर CO हो जाता है तो CO पॉइजनिंग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल्स को, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो ये मोस्ट टॉक्सिक होगा इस क्राइटेरिया के बेसिस पर। कार्बन वो तो हम टॉक्सिक बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाता है, वो टॉक्सिक हो सकती है, बट कार्बन नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये रेस्पिरेटरी इरिटेंट होता है, एयर पोल्यूशन कोज कराता है, एसिड रेन कराता है, बट इसको टॉक्सिक इससे इस लेवल से टॉक्सिक नहीं बोल सकते इसको। ये क्या करता है, ये रेडिली बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ CO, और प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने से टिश्यूज़ में, जिससे फिर सफोकेशन वाली प्रॉब्लम होती है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।